हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस यूनिक बिजनेस एनालिसिस में वी विल बी कवरिंग द नाइन्थ बिजनेस इन दिस सीरीज। एंड इस सीरीज के अंदर हमने डिफरेंट सेक्टर्स से बिजनेसेस कवर करे हैं। कोई सीडीएमओ बिजनेस कवर करे हैं, कोई कैपिटल गुड कंपनीज कवर करी हैं, कोई पैकेजिंग फिल्म कंपनीज कवर करी हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जहाँ पे हम 20 यूनिक बिजनेसेस को एनालाइज करें। एंड प्राइमरी आइडिया क्या है सीरीज का कि हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज सीख पाएं। तो आज हम एक उस बिज़नेस का एनालिसिस करेंगे व्हिच बिलॉन्ग्स टू एन इंडस्ट्री जो अभी सीमिंगली डिसरप्ट हो चुकी है, व्हिच इज़ द आईटी इंडस्ट्री। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि आईटी इंडस्ट्री का जो बिज़नेस मॉडल है इट इज़ वेरी हेड काउंट ड्रिवन, कि आप जितने लोग हायर करेंगे उतने आपके बिलेबल आवर्स बढ़ेंगे, उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इट्स अ लीनियर बिज़नेस मॉडल कि इस साल मेरे पास 10,000 लोग थे, तो मैंने 500 लोग और हायर करे, तो आई एम प्री पोजिशनिंग फॉर ग्रोथ, क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट पे आई एम बेसिकली गिविंग पीपल फुल टाइम इक्विवेलेंट बेसिस पे, जहाँ पे लोग हायर करके हम लोग जैसी प्रोजेक्ट्स कराते हैं, चाहे प्रोजेक्ट्स में डिले भी है, तो बिलेबल आवर्स के बेस पे बिलिंग होती है कि इतने घंटे एक पर्टिकुलर पर्सन ने इस प्रोजेक्ट पे स्पेंड करे, तो उस हिसाब से आई कैन बिल द एंड क्लाइंट। सो दिस वाज अ ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज मॉडल टिल नाउ, जिसको हम लीनियर बिजनेस मॉडल कहते हैं। फिर आईटी सर्विसेज बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन आई पोस्ट द लॉन्च ऑफ जेन एआई। तो जेन एआई से क्या हो रहा है कि सेम प्रोजेक्ट पे अब इतने लोगों की नीड नहीं है, बिकॉज कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो कोडिंग में जो एक एक्स नंबर ऑफ टाइम लगता था, दैट टाइम हैज लिटरली बीन कट बाय मोर देन हाफ। एंड सेम प्रोजेक्ट पे जहाँ पे अगर 10 लोग काम कर रहे थे, अब वहाँ पे मे बी 3 to 4 लोगों की नीड है सिर्फ। तो इससे क्या हो रहा है, एआई डिफ्लेशन हो रही है रेवेन्यूज में। एआई डिफ्लेशन क्या है रेवेन्यूज के लिए? बेसिकली इफ आई एम एम्प्लॉइंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो इतने लोगों की नीड ही नहीं है मेरे को। सपोज करते हैं मेरा एंड क्लाइंट मार्क्स एंड स्पेंसर्स है। मार्क्स एंड स्पेंसर्स के लिए रिटेल में मैं कोई आईटी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उनकी पूरे की पूरी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसमें हेल्प कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ जेन एआई टूल्स, कि पहले 10 लोग उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, उसके बेसिस में बिलिंग कर रहा था कि यार 10 लोग हैं, इतने आवर्स वो स्पेंड कर रहे हैं। पर अब सेम कॉन्ट्रैक्ट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय 4 पीपल, राइट? तो 6 लोगों की नीड कम हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, एआई की डिफ्लेशन हो रही है कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर डिफ्लेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इवन दो मार्जिन्स हाई जा सकते हैं। So this is precisely the reason why the stock markets और मिस्टर मार्केट हैज़ डी-रेटेड द आईटी सेक्टर। अगर आप आईटी सेक्टर यहाँ पे देखते हैं, तो आईटी सेक्टर के आपको पी मल्टीपल्स दिखेंगे कैसे डी-रेट हो गए हैं। एंड यू आल्सो सी इन स्टॉक स्कैन्स कि कैसे आईटी सेक्टर हैज़ बीन सिटिंग 52 वीक लोज़। And stocks like TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra over last 4 to 5 years, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं बना, बिकॉज बल्क ऑफ द बिजनेसेस फॉर दीज आईटी कंपनीज आज लेगेसी आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ पे एआई डिफ्लेशन हो सकती है रेवेन्यू में। पर आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं इट्स एन आईटी बिजनेस। तो आप सोचेंगे यार कि अभी तो आपने बताया डिसरप्शन होगी, पर अब आईटी कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखिए, दो तरीके की आईटी कंपनीज हैं। एक आईटी कंपनी है जो हॉरिजॉन्टल आईटी कंपनी है, और एक आईटी कंपनी है जो वर्टिकल फोकस्ड आईटी कंपनी है। तो व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल आईटी कंपनी? हॉरिजॉन्टल आईटी कंपनी वो होगी जो सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही होगी, सारे सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही होगी, एंड दे विल आल्सो हैव अ लॉट ऑफ लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, टीसीएस इज अ हॉरिजॉन्टल आईटी कंपनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। बीएफएसआई के अंदर होएगी, लाइक इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर होएगी, रिटेल सेगमेंट के अंदर होएगी, कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर होएगी, और ट्रैवल सेगमेंट के अंदर होएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल आईटी कंपनी, एंड टिपिकली यहाँ पे लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफी सारे होते हैं, राइट? और इनका जो बिलिंग बेस्ड मॉडल है, रेवेन्यू अर्निंग मॉडल है, 50 to 70% ऑफ द बिजनेस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बिलेबल आवर्स ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट बेसिस, जहाँ पे रेवेन्यूज के अंदर एआई बेस्ड डिफ्लेशन चल रही है, बिकॉज इतने लोगों की अब नीड ही नहीं है प्रोजेक्ट पे। फिर एक सेकंड टाइप ऑफ आईटी सर्विसेज बिजनेस मॉडल आते हैं, आईटी बिजनेस मॉडल आते हैं, विच इज अ वर्टिकल फोकस बिजनेस मॉडल। तो वर्टिकल फोकस बिजनेस मॉडल क्या है? यहाँ पे भी मैं आपके साथ डिस्टिंक्शन ड्रॉ करूंगा। तो वर्टिकल फोकस बिजनेस मॉडल इज व्हेन एन आईटी कंपनी इज डेडिकेटेडली फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर सेगमेंट और वन पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे एग्जांपल लेते हैं वर्टिकल फोकस में, जैसे रेड गेन की बात करते हैं, तो इट्स अ सैस कंपनी विच इज कंप्लीटली फोकस ऑन द ट्रैवल सेक्टर। अगर आप इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की बात करते हैं, तो इट्स अ कंपनी विच मेक्स अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच इज कंप्लीटली फोकस ऑन वन सेक्टर। अगर आप इन्वेंशस नॉलेज सॉल्यूशंस की बात करते हैं, आईकेएस की बात करते हैं, तो इट्स अ कंपनी व्हिच इज कंप्लीटली फोकस ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर और द सर्विंग द फिजिशियंस इन यूएसए। यहाँ अगर आप सेजिलिटी की बात करते हैं, तो इट्स अ कंपनी व्हिच इज वेरी वर्टिकल फोकस एंड कंप्लीटली फोकस ऑन सर्विंग द इंश्योरेंस सेक्टर। तो सिमिलरली आज हम जिस बिजनेस का डिस्कशन करेंगे, इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ इंडीजीन। एंड इंडीजीन इज ऑल्सो वर्टिकली फोकस्ड आईटी कंपनी, because it's a company which focuses on the pharmacy segment और life sciences segment. लाइफ साइंसेज कंपनीज को मार्केटिंग
एंड उनका जब मॉलिक्यूल लॉन्च होता है तो उसकी एक मॉलिक्यूल कमर्शियल होता है आफ्टर R&D, तो उसके अंदर ये कंपनी पूरा हेल्प करती है। तो इट्स प्रेजेंट इन मार्केटिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज एंड ऑल्सो इन द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो दिस कंपनी इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ओवर। तो हम वर्टिकल फोकस्ड आईटी कंपनीज की ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज़ वर्टिकल फोकस्ड आईटी कंपनीज के पास एक डोमेन नॉलेज होती है। एंड जब हम एआई की बात करते हैं तो एलएलएम एट द एंड इज़ अ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट टूल। आप आके कहीं पे भी नहीं लगा सकते अगर वहाँ पे स्पेशली अगर रेगुलेशंस हो। So this is why I think vertical focused IT companies are still a bit less AI disrupted, because इन कंपनीज में क्या आएगा कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक मेट्रिक दिखाता हूँ आईटी कंपनीज में, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। तो अगर आप आईकेएस की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे या अगर आप इंडिजीन की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो दे कीप टॉकिंग अबाउट कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है और हेड काउंट ग्रोथ कम हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इवन दो लाइक रेवेन्यू आपका 15% से ग्रो करा बट हेड काउंट सिर्फ 5% से ग्रो करा। रीजन बीइंग बिकॉज एआई टूल्स को यूज करके आपने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली। तो ये भी एक की मेंटल मॉडल टू स्टडी इन आईटी सेक्टर है कि जी आपकी प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इंप्रूव हो रही है इन वर्टिकल फोकस्ड कंपनीज। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दीज कंपनीज ऑलवेज हैव दैट डोमेन नॉलेज एंड दे आर यूजिंग एआई फॉर मोर प्रोडक्टिविटी पर्पसेस। एंड क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की प्राइसिंग मॉडल या रेवेन्यू मॉडल अलग है। जैसे इंडिजीन के केस में देखेंगे तो ये बेसिकली मैन पावर फोकस या फुल टाइम इक्विवेलेंट बेसिस पे बिलिंग नहीं करते, दे आर ऑलरेडी डूइंग आउटकम बेस्ड बिलिंग। तो बेसिकली इंडिजीन आउटकम बेस्ड प्राइसिंग करते हैं। तो व्हाट इज आउटकम बेस्ड प्राइसिंग? कि यहाँ पे वेंडर जो होता है वो ही चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड बिजनेस आउटकम और डिलीवरेबल। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन प्रोसेस, की ये ट्रांजैक्शन ही तो इसका कॉस्ट है पर ट्रांजैक्शन, पर टिकट रिजॉल्व, पर लोन ओरिजिनेटेड या फिर पर बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन सम केपीआई और फिक्स फी फॉर डिलीवरिंग अ वर्किंग प्रोडक्ट और अ मॉड्यूल। तो रेवेन्यू यहाँ पे हेड काउंट से डीकपल्ड है कि आप जितने भी लोग हायर करेंगे उसका उससे आपका रेवेन्यू नहीं ग्रो करेगा, बट आप जितनी भी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे आपका रेवेन्यू ग्रो करता है। तो इससे इकोनॉमिक्स चेंज हो जाती है बिकॉज अगर एक वेंडर ऑटोमेट और एआई टूल्स यूज करके सेम आउटकम डिलीवर कर सकता है विद फ्यूअर पीपल, देन मार्जिन एक्सपैंड एंड प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय एक्सपैंड्स। So this is why we are studying Indegene when it comes to the IT industry or IT services business model. ऑल्सो थर्ड थिंग टू रिमेंबर इज कि जब हम आईटी सर्विसेज की बात करें तो आईटी सर्विसेज में भी क्या आएगा कि जिन कंपनीज का लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे हैं वहाँ पे तो डिसरप्शन होने वाली है। पर देर आर ऑल्सो सम अदर आईटी कंपनीज या आईटी सर्विसेज कंपनीज लाइक परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी एंड कोफोर्ज विच आर रीओरिएंटिंग देमसेल्व्स। बिकॉज यहाँ पे क्या चल रहा है कि वैसे तो सारी कंपनीज में ग्रोथ आएगी आईटी सर्विसेज में, बिकॉज जब एआई एजेंट्स बनेंगे तो उनको भी आपको गवर्न करने के लिए कोई चाहिए, उनकी भी मैनेज सर्विसेज के लिए चाहिए। वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस चेंज होएगी, टेक्नोलॉजी चेंज होएगी। एआई एजेंट्स को भी कोई मैनेज करने के लिए चाहिए विच इज़ अ हायर मार्जिन बिजनेस स्ट्रीम। तो आईटी सर्विसेज कंपनीज विच आर एबल टू रीओरिएंट देमसेल्व्स एंड बिकम एआई फर्स्ट एंड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट will be the ones जहाँ पे growth rates will keep accelerating. So that is also a mental model that you can take from here. So this is why we are studying Indegene today, because A, Indegene is a vertical focus IT company. B, AI could be productivity enabler for them instead of a disruptor to them. And C, revenue per employee when it comes to Indegene has been improving over the last 3 years. And fourth reason कि it operates in a regulated industry जहाँ पे AI टूल्स यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं और आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम इंडिजीन के बिजनेस एनालिसिस में फर्स्ट थिंग दैट विल स्टडी इज अबाउट द बिजनेस कि बिजनेस क्या करता है, एंड साथ साथ एक आईटी इंडस्ट्री का मैं एक मेंटल मॉडल शेयर करूंगा बिगनिंग में कि व्हाट इज अ मेंटल मॉडल टू मेक श्योर यू आर लुकिंग एट द राइट आईटी बिजनेसेस और यू स्टडिंग द राइट आईटी बिजनेसेस। मेंटल मॉडल इज मोर इंपॉर्टेंट। देन वील टॉक अबाउट इंडिजीन बिजनेस कैसे बना था, दो बिजनेस सेगमेंट कौन से हैं, एग्जैक्टली ये लोग करते क्या है, मार्जिन कंपनी के कैसे जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है कंपनी के अंदर और रिस्क फैक्टर्स क्या है, एंड रफली आई ऑल्सो टच अपॉन द वैल्यूएशंस। With this, first let's start with the mental model of IT companies कि AI वाले वर्ल्ड के अंदर which type of IT companies might do well but still with a caveat कि बहुत ज़्यादा फास्ट इवॉल्विंग चेंजेस हैं। तो ये वीडियो भी हो सकता है कि मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ्स में वापस बनानी पड़ेगी कि इतनी चेंजेस फास्ट हो रही है। तो ये एक रिस्क फैक्टर अभी सेक्टर में ज़रूर रहेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज की डे एंड एज में AI वर्ल्ड के अंदर व्हाट इज़ द राइट मेंटल मॉडल टू स्टडी एन IT सर्विसेज कंपनी। तो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इन एन आईटी सर्विसेज कंपनी जहाँ पे आपको देखना है कि एआई वेदर इट इज डिसरप्टिंग देम और इंप्रूविंग देम, तो फर्स्ट आपको चेक करनी है कि एआई लेड डिफ्लेशन कितनी है रेवेन्यूज में। अगर कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में कम हो जाती है, कांस्टेंट करेंसी का क्या मीनिंग है कि आपने देखा होगा कि टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ आपको 12-13% दिख रही होगी ईयर ऑन ईयर, बट वो एक्चुअली में 12-13% नहीं है बिकॉज इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ है इसलिए आपको दिख रही है।
अगर आप कांस्टेंट करेंसी में देखेंगे, डेप्रिसिएशन को हटा के देखेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आफ्टर मल्टीपल ईयर्स टीसीएस की रेवेन्यू डीग्रोथ हुई है। दिस इज व्हाई स्टॉक मार्केट हैड अ रिएक्शन व्हाट इट हैड। फर्स्ट थिंग टू मेजर इज कांस्टेंट करेंसी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट हो कंपनी की। दिस इज समथिंग टू रिमेंबर व्हेन व्हिचएवर नो मैटर व्हिचएवर आईटी कंपनी दैट यू आर रीडिंग। सेकंड थिंग टू रिमेंबर इन आईटी कंपनी एट द मोमेंट इज कि आईटी के अंदर कुछ कंपनीज होंगी जिनकी लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े होंगे और कुछ कंपनीज होंगी जिनके एआई के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत आएंगे या जेन एआई कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत आएंगे। तो कंपनीज विच हैव अ लॉट ऑफ लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोकस आईटी कंपनीज है, प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ 15 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, 25 ईयर्स अगो कंपनीज के साथ बहुत ज़्यादा लेगेसी बिजनेस है। तो लेगेसी बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आ सकती है। व्हेयरएज़ जो कंपनीज़ कह रहे हैं कि यार ऑलरेडी मतलब हमारा लेगेसी बिज़नेस लेस है, मतलब दीज़ आर न्यू लाइक न्यूअर एज आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़, तो आपकी इनकी रेवेन्यू ग्रोथ फास्टर दिखेगी। लेट मी जस्ट शो यू वन स्मॉल एग्जांपल कि अगर आप टीसीवी देखते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और ऑर्डर बुकिंग्स देखते हैं, तो कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट की आपको इसमें जो ग्रोथ है इन्फोसिस या फिर टीसीएस से ज़्यादा दिखेगी। सो दिस इज़ ऑल द सेकंड थिंग टू रिमेंबर कि आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में क्या चल रहा है एंड आपकी कितनी बुकिंग्स आ रही हैं, लाइक ऑर्डर बुकिंग्स कितनी है। अगर आपकी बुकिंग्स और पाइपलाइन हेल्दी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इवन दो एआई से डिफ्लेशन हो रही है लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट द न्यूअर वर्टिकल्स आर रिप्लेसिंग इट फास्ट इनफ। So this is a second thing to remember when it comes to reading an IT services company today. थर्ड थिंग टू रिमेंबर इज कि अगर वो कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में है तो और भी बेटर है, जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, बिकॉज वहाँ पे AI विल बी एन इनेबलर ऑफ सॉर्ट्स, राइट। फोर्थ थिंग टू रिमेंबर इज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कि अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके, या फिर यहाँ पे बकेट्स क्या होती है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स अबव बेसिकली $1 million पर एनम, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बिटवीन $5 to $10 million, नंबर ऑफ क्लाइंट्स अबव 10 million, नंबर ऑफ क्लाइंट्स अबव 50 एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स अबव 100। तो अगर आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स की बकेट इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब आपकी सर्विसेज प्रोपोजिशन में ज़्यादा वैल्यू है एंड ऑल्सो यू आर एबल टू क्रैक मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन द इंडस्ट्री। एंड अगर आपके क्लाइंट माइनिंग इंप्रूव हो रही है, तो आपके पर कॉन्ट्रैक्ट आपका ये नंबर बढ़ते जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग टू रिमेंबर बाय। एंड फाइनली आपको क्या याद रखना है कि दो टाइप्स की प्राइसिंग है इस इंडस्ट्री में। एक तो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ बिलेबल आवर्स, दैट इज फुल टाइम इक्विवेलेंट, कि आपके जितने आप एम्प्लॉइज़ रखेंगे क्लाइंट के लिए, उतना आप बिल कर पाएँगे। तो पर हेड काउंट मॉडल है ये, लीनियर बिज़नेस मॉडल है आईटी का। सेकंड है आउटकम बेस्ड मॉडल, जो हमने बात करी थी। तो जो कंपनी आउटकम बेस्ड पे चार्ज कर पाएगी, उस पे ज़्यादा डिसरप्शन नहीं होगी। उसके लिए रादर एआई विल बी एन इनेबलर टू एनहांस मार्जिन्स, बिकॉज़ सेम काम को करने के लिए, सेम आउटकम को अचीव करने के लिए, यू डोंट नीड दैट मेनी पीपल। एंड इन बिज़नेसेस में क्योंकि ऑलरेडी रेवेन्यू इज़ लिंक्ड टू आउटकम्स, these companies won't have AI deflation also. सो दिस इज अ रफ मेंटल मॉडल दैट आई हैव गिवन यू, कि आप कोई भी आईटी सर्विसेज कंपनी अगर पढ़ रहे हैं, या आईटी प्रोडक्ट कंपनी पढ़ रहे हैं, आईटी सैस कंपनी पढ़ रहे हैं, तो इस मेंटल मॉडल को लगा के चलिए। एंड इससे यू विल बी एबल टू एटलीस्ट पिक डिफरेंशिएटेड आईटी बिजनेसेस जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। मे बी आप डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल फोकस के अंदर एक रेट गेन पढ़ सकते हैं, ट्रैवल के अंदर IKS एजिलिटी पढ़ सकते हैं, फास्ट ग्रोइंग आईटी सर्विसेज में विद नॉन लेगेसी बैगेज के अंदर कोफोर्ज पढ़ सकते हैं, परसिस्टेंट पढ़ सकते हैं। बीपीओज में ई क्लर्क्स की कमेंट्री देख सकते हैं कि ई क्लर्क्स बात करें कि बिकॉज ऑफ केपीओ बिजनेस, तो केपीओ बिजनेस के अंदर आपकी लाइक डिमांड और बढ़ रही है, तो हेड काउंट हायरिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अप है, लाइक जो उनका ग्रोथ रेट है Q1 से वो हायर आएगा Q4 से। सो दैट इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट यू कैन इंडिपेंडेंटली स्टडी। देन आप लाइक जब हम रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो IKS पढ़ सकते हैं, सेजिलिटी पढ़ सकते हैं, एंड फाइनली इंडीजीन तो पढ़ ही रहे साथ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इंडीजीन कंपनी बनी कैसे और इंडीजीन के बिजनेस सेगमेंट्स क्या है। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, if you are loving this analysis, because idea of SOIC is कि हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जाके ये सिखाएं कि यार डिफरेंट सेक्टर्स को किस लेंस से देखना है। केमिकल सेक्टर को कैसे देखना है, CDMO को कैसे देखना है, IT को कैसे देखना है, बैंकिंग को कैसे देखना है, एंड साथ साथ हम आपको सिखा पाएं। तो ऑल दीज थिंग्स वी डू इन वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम आपको लेवल 1 में सिखाते हैं ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन, ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स, ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट एसेट एलोकेशन एंड पैसिव स्ट्रेटजीज ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं। लेवल 2 में हम आपको सिखाते हैं डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे अभी राजेश एक्सपोर्ट्स का इशू आया, तो एक्चुअली हमने स्टूडेंट्स को 2 इयर्स पहले फॉरेंसिक एनालिसिस में हमने केस स्टडी दिखाई थी राजेश एक्सपोर्ट्स की, राइट। तो कैसे फॉरेंसिक्स लगा के वी कैन सेव आवर हार्ड अर्न मनी। थर्ड लेवल में वी टीच हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी, व्हाट ड्राइव्स द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। फोर्थ लेवल में वी टीच कि व्हाट आर द टेक्निकल्स दैट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैन यूज, कि बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजी कैसे रख सकते हैं टेक्निकल्स में। इन द फिफ्थ लेवल वी टीच हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक आइडियाज के लिए कैसे स्क्रीन करें। एंड सिक्स लेवल इज माई फेवरेट लेवल, जहाँ पे हम
डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं विद एसवाईसी स्टूडेंट्स एंड एज टू एडेड बोनसेस। फर्स्ट एडेड बोनस इज कि हम फोर्टनाइटली मार्केट सिग्नल करते हैं, जहाँ पे हम ओवरऑल इंडेक्स की बात करते हैं, हम केस स्टडीज करते हैं कि यार किस सेक्टर में क्या चल रहा है, एंड हम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी साथ पढ़ते हैं ताकि वी आर ऑन टॉप ऑफ द मार्केट डेवलपमेंट्स। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं that we also have the added bonus of stock scans. So anyone who purchases SOIC membership as an added bonus will also get the membership of stock scans. If you are interested in the SOIC membership, you can use a coupon code SOIC scans, which for a limited period of time also includes stock scans in the membership. The link to register for the SOIC membership is in the description box below. With this, now let's start the business analysis of Indegene. तो हम इंडीजीन का एक बार बिजनेस मॉडल समझते हैं कि इंडीजीन करता क्या है। तो अगर हम सिंपल वेज में समझे, इमेजिन कीजिए आप एक फार्मा कंपनी है, आपने भी $2 बिलियन स्पेंड करे हैं एंड 10 ईयर्स लगाए हैं एक ड्रग को डेवलप करने के लिए। फिर आपका यूएस एफडीए से अप्रूवल आ जाता है। अब सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट आता है कि आपने ड्रग तो बना लिया, डेवलप कर लिया, बट अब आपको एक्चुअली वो ड्रग डॉक्टर्स को सेल करना है, पेशेंट्स को एजुकेट करना है यूज़ करने के लिए, मेकिंग श्योर बेसिकली नोबडी डाइज फ्रॉम अ साइड इफेक्ट। आपको इंश्योर करना है इन्फॉर्मेशन जाए इनफ मार्केट में कि यार इस पर्टिकुलर वे की इस ऐसी साइड इफेक्ट हो सकती है। जैसे कुछ ड्रग्स आपने देखे होंगे जो फ्रिज के अंदर स्टोर होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू स्प्रेड, and you have to do all this while complying with very very basically strict regulations on the planet, because one of the most regulated industry in the world is the pharma industry. तो इंडिजीन एग्जैक्टली यही करता है, बिकॉज इंडिजीन टॉप 20 ग्लोबल फार्मा कंपनीज के साथ काम करता है, and also a lot of these companies trust Indegene with their critical commercial and medical operations. So this is what the business of Indegene is. So it's an IT services company which is helping the global pharma companies to stay compliant and to market their drugs. This is what the business of Indegene is. तो इंडिजीन के लिए अगर हम टैम देखते हैं तो क्या टैम है इंडिजीन के लिए, तो एक्चुअली में जो आउटसोर्सिंग का टैम है, तो जब हम फार्मा कंपनीज की बात करते हैं तो उनकी जो ड्रग डिस्कवरी का परसेंटेज ऑफ आउटसोर्स्ड है अभी 25 to 30% है, एंड यहाँ पे दिस इंडस्ट्री इज $45 बिलियन इन साइज एज ऑफ 2030 एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे 7% के आसपास का CAGR हो सकता है, एंड दिस लाइक आउटसोर्सिंग कैन गो अप टिल 35 to 40%। सिमिलरली ड्रग डेवलपमेंट, जिसका टाइम $158 बिलियन का हो सकता है 2030 तक, उसका 55 to 60% आउटसोर्स है, जो 65 to 70 हो सकता है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट देखते हैं तो इसका आउटसोर्सिंग आज 30% है, ये बढ़ के 30% ही रहेगा, बट ये $26 बिलियन से $40 बिलियन का हो सकता है साइज। एंड देन ड्रग एंड सेफ्टी देखते हैं तो 10 बिलियन से $22 बिलियन की मार्केट हो सकती है इंडिजीन के लिए, जिसका 40 to 45% आउटसोर्स है, विच कुड गो टू 50 to 55। एंड सिमिलरली सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हैं जो आज $60 बिलियन की साइज है 2024 में, 2030 तक $85 बिलियन की हो जाएगी, जो अभी 20% आउटसोर्स्ड है, बट वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर दिस कुड बी अ नंबर ऑफ 30% के आसपास जो आउटसोर्सिंग हो सकती है। तो जब हम टैम देखते हैं इंडिजीन के लिए, तो इट्स अ टैम विच इज ग्रोइंग, एंड दिस अ टैम विच इज ग्रोइंग बिकॉज फार्मा कंपनीज आर फोकसिंग ऑन देयर कोर डोमेन। बिकॉज अभी एक पेटेंट क्लिफ भी आने वाला है इंडस्ट्री में, तो फार्मा कंपनीज आई थिंक 2027 से 2031 में एक पेटेंट क्लिफ आने वाला है जब बहुत सारे ड्रग्स जेनेरिक हो जाएंगे। तो फार्मा कंपनीज उस टाइम पे टिपिकली क्या करती हैं कि आउटसोर्सिंग ज़्यादा करती हैं, एंड इस टाइम पे लाइक आईटी सर्विसेज की भी यूसेज ज़्यादा हो जाती है टू बी मोर एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट। इंडिजीन का बिजनेस मॉडल क्या है कि इंडिजीन एक रेवेन्यू पार्टनर है, नॉट अ कॉस्ट पार्टनर, जो हमने बिगनिंग में बात करी थी। बेसिकली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एक फार्मा कंपनी के एम्बेडेड है इंडिजीन, एंड जो मेडिकल फंक्शन है इज़ नॉट फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एफिशिएंसी और बेसिकली लेबर आर्बिट्राज, तो इट्स नॉट अ लेबर आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल। बाइंग ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, टिपिकल आईटी कंपनी के अंदर आपके जो लाइक CTOs होते हैं बाइंग ग्रुप में, यहाँ पे जो बाइंग ग्रुप है किसको टारगेट करते हैं, दैट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, द क्लिनिकल डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे असेसमेंट होती है कि अगर एक पर्टिकुलर ड्रग को हम कैसे मार्केट करेंगे तो उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या आएगा, without worrying about the compliance. So this is what Indegene as an IT services player provides. So domain knowledge है। तो इट्स अ डोमेन लेड बिजनेस, नॉट अ जजमेंट इंटेंसिव बिजनेस, बिकॉज इसमें आपको डीप डोमेन नॉलेज चाहिए इंडिजीन का बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेशन भी होने के चांसेस कम है, एंड अगेन आउटकम बेस्ड कमर्शियल मॉडल है, जो हमने बात करी थी कि फुल टाइम इक्विवेलेंट बेसिस पे हेडकाउंट बिलिंग नहीं होती, यहाँ पे वॉल्यूम लिंक्ड और आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो हमने बिगनिंग ऑफ द सेशन में बात करी। And it is also one of the businesses that competes against different marketing agencies like IQVIA हो गया, right? IQVIA हो गया, CROs हो गए, but still at growth stage, unlocking capabilities and client budget. So again, यहाँ पे deflation का risk lower है AI because of AI, right? So this is what the business model of Indegene is.
इंडिजीन का अगर हम बिजनेस मॉडल और देखते हैं तो टॉप 10 फार्मा कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स, राइट? सो अगेन कंसल्टिंग सर्विसेज एंड बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ इंटायर कमर्शियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन इन यूएस फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उन्होंने अभी रिसेंटली प्रोवाइड करा। लार्ज मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, मिड साइज बायोटेक प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं, एंड मिड साइज फार्मा कस्टमर्स इज अनदर वन ऑफ देयर क्लाइंट्स। सो दे आर जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ क्लाइंट्स दैट दे हैव. So they have pharmaceutical sector as their key client. That is something that you have to remember. It's a life sciences focused IT services business. तो यहाँ पे कंपनी क्या क्या करती है और कंपनी की ग्रोथ कैसे आ रही है, तो हमने कंपनी का टैम देखा था। तो कंपनी की नियरली जो टैम अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो एज ऑफ नाउ $135 बिलियन का टैम है। एंड दिस टैम इज ग्रोइंग, लाइक जिसमें से 90% कस्टमर्स आर द बेसिकली बायो फार्मा वंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इमर्जिंग बायोटेक 5% है, रिमेनिंग जो मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज है वो इनके भी कस्टमर्स हैं। एंड वेन एवर देयर इज अ पेटेंट क्लिफ दैट हैपेंस, जब भी ड्रग्स पैटेंट से ऑफ पैटेंट होकर जेनेरिक चले जाते हैं तब आईटी इंडस्ट्री की भी नीड बढ़ जाती है। ऐसा 2010 के बाद एक पैटेंट क्लिफ हुआ था, तो इंडिजीन का तब 50 करोड़ का रेवेन्यू होता था, तो मल्टीफोल्ड रेवेन्यू ग्रोथ आ गई थी वंस द पैटेंट क्लिफ हैपेंड। एंड इनकी ओवरऑल इंडस्ट्री में एनीवेयर बिटवीन 9 to 14% की ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ इस टाइम पे चल रही है। सो इंडिजीन का जब हम बिजनेस देखते हैं तो व्हाट द बिजनेस इज, तो इट्स अ बिजनेस ए विच हेल्प्स इन द ड्रग डिस्कवरी एंड द कंप्लायंस प्रोसेस, बी इट हेल्प्स इन मार्केटिंग, लाइक दिस इज व्हाट द बिजनेस इज। तो यहाँ पे देखते हैं दो बिजनेस मॉडल्स हैं इनके। एक तो इनका ईसीएस बिजनेस है विच इज द इंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस, जहाँ पे मार्केटिंग हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गया, प्रमोशनल कैंपेन्स हो गए, ड्रग्स के लिए एजुकेशन होगी फॉर टू द डिफरेंट कस्टमर्स। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस, ईसीएस। सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस इज द ईएमएस बिजनेस, जहाँ पे कंपनी कंप्लायंस के जो क्रिटिकल वर्कफ्लोज है, जो मेडिकल के जो बेसिकली रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, एंड साथ साथ जो रेगुलेटरी सबमिशंस होते हैं, वहाँ पे इंडिजीन काम करता है। तो इट्स अ नटशेल, इट्स अ बिजनेस मॉडल विच हैज टू टाइप ऑफ सर्विसेज, वन इज ईसीएस, सेकेंड इज ईएमएस। तो ईसीएस और ईएमएस को अगर हम और देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का रोल क्या है, तो कंपनी मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर हेल्प करती है। तो अगेन आपको अगर ड्रग की नॉलेज स्प्रेड करनी है, अगर कोई आपका बेसिकली नॉवल ड्रग थेरेपी आई है, आपको डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना है, तो हमें डिजिटल कंटेंट कैंपेन्स होते हैं, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग एक्सेस होती है, डेटा एनालिटिक्स होता है, एंड पेशेंट सर्विसेज हो गया, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज होगी, राइट, एंड ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी। सो दिस इज द मार्केटिंग एंड सेल्स डिविजन, राइट। देन दिस सेकेंड पार्ट जो रेगुलेटरी एंड बेसिकली मेडिकल अफेयर्स है, तो ये जो मार्केटिंग एंड सेल्स है, दिस इज द ईसीएस डिविजन। दिस इज बल्क ऑफ द रेवेन्यूज टुडे 72%। ये थोड़ा पुरानी वाली डेक से डेटा लिया हुआ है। whereas द ईएमएस डिवीजन के अंदर ये अगेन जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके लिए जो कंटेंट होता है, या फिर जो लेबलिंग होती है ड्रग की, या फिर जो रेगुलेटरी सबमिशंस होती है, क्योंकि आपको ड्रग को अप्रूव भी कराना होता है, तो वहाँ पे इंडिजीन सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट लाइफ साइंसेज कंपनीज। तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो aggregate report writing of different basically stages in a drug development process. This is the second part of the business, that is the EMS business where Indegene operates. So this is a key differences between the ECS and the EMS business. आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही दो बिजनेस सेगमेंट हैं इनके। तो ECS बिजनेस में इट हेल्प्स फार्मा कंपनीज मार्केट एंड सेल देयर ड्रग्स। तो यहाँ पे डिजिटल कैंपेन्स, डॉक्टर आउटरीच, एनालिटिक्स एंड कंटेंट क्रिएशन करते हैं ECS के थ्रू। ईएमएस बिजनेस में फार्मा कंपनीज को मेडिकल रेगुलेटरी सेफ्टी वर्क एंड जो सबमिशंस होती हैं यूएस एफडीए की देनी है, और साइड इफेक्ट्स ट्रैक करने हैं, कंप्लायंसेस है, वहाँ पे हेल्प करते हैं। यहाँ पे की सर्विसेज क्या है ईसीएस बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग है, ओमनी चैनल एक्टिवेशन, कमर्शियल एनालिटिक्स, एंड ऑल्सो प्रमोशनल कैंपेन्स। तो बेसिकली जो भी मार्केटिंग होती है दैट इज इंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस। एंड जो भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे मेडिकल राइटिंग है, राइट, साथ साथ ड्रग के बेसिकली रियल वर्ल्ड एविडेंसेस हैं, और रेगुलेटरी सबमिशन, सेफ्टी मॉनिटरिंग है, that belongs to the enterprise basically medical solutions. So that is the second part of the business. तो अगर सिंपली अगर सोचा जाए तो थिंक ऑफ इट एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ फार्मा कंपनी आउटसोर्स टू इंडिजीन, whereas think of it as a medical affairs and compliance department outsourced to Indegene. तो ECS business is for marketing and sales, whereas enterprise medical solution business is for compliances and medical affairs. तो इन अ नटशेल अगर आपको डिफरेंसेस इसका समझना है तो ये दो इनके बिजनेस यूनिट्स हैं, राइट। तो ये ईसीएस अगेन इंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशन और इंटरप्राइज बेसिकली मेडिकल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे अगेन जो यहाँ पे ब्रांड स्ट्रैटेजी है, और यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल डेटा और रियल वर्ल्ड एविडेंस देखते हैं, दैट्स द डिफरेंस। तो अगर हम कंपनी के इस टाइम पे सेल्स देखते हैं ओवरऑल, तो इंडिजीन के केस में आज 70% ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम इंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस, दैट इज एज ऑफ FY26, whereas 26.5% of this business comes from enterprise medical solutions. तो जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है, अगर आप एक फार्मा कंपनी का देख रहे हैं, तो दैट इज 70% ऑफ सेल्स।
Whereas जो रेगुलेटरी और कंप्लायंस एस्पेक्ट है दैट इज 26.5% ऑफ सेल्स। ओवरऑल अगर इंडिजीन की सेल्स देखते हैं तो 71.6% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, 25.5 फ्रॉम यूरोप, इंडिया से 0.5 आती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2.4 आ रही है। बायोफार्मा क्लाइंट्स हैज 91% ऑफ सेल्स है, मेडिकल डिवाइसेस 3.6 है और इमर्जिंग बायोटेक अभी इनका 3.4% ऑफ सेल्स है। तो बिजनेस बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। बेसिकली बिजनेस में दो की सेगमेंट्स है, एक मार्केटिंग में हेल्प करता है और एक कंप्लायंसेस में हेल्प करता है। जो मार्केटिंग में हेल्प करता है आज वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ बिजनेस है। जो कंप्लायंसेस में हेल्प करता है आज वो 26.5% ऑफ बिजनेस है। तो लाइक सम ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स, मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स एंड बायोटेक कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स। सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। तो एक बार हम इंडिजीन का यहाँ पे देखते हैं। तो पहले मैंने आपके साथ बिजनेस की बात करी थी, बिजनेस का थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। तो कंपनी 27 ईयर्स से इस बिजनेस के अंदर है एंड एक्चुअली में कंपनी 1998 में स्टार्ट हुई थी बाय द नेम ऑफ इंडिजीन लाइफटाइम प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके जो को फाउंडर्स थे दैट वाज डॉक्टर राजेश नायर अलॉन्ग विद मनीष गुप्ता, गौरव कपूर, आनंद किरण एंड डॉक्टर संजय पारिक। एंड एक्चुअली में ये जो को फाउंडर्स थे तो उनका अगेन जो ये थीसिस था कि यार एक डिफरेंट आईटी कंपनी बनानी है। इनसाइट वाज कि टेक्नोलॉजी पीपल डिडंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस एंड हाई स्टेक्स ऑफ मेडिकल डोमेन। माने क्योंकि आईटी सर्विसेज वालों के लिए तो ये सिर्फ वन ऑफ द वर्टिकल्स है हेल्थ केयर। वेराज फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स क्या प्रॉब्लम थी कि वो टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं करते थे। सो दे वांटेड टू बिल्ड अ फर्म जो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी भी अंडरस्टैंड करे और नुआंसेस भी अंडरस्टैंड करे हेल्थ केयर डोमेन की। सो दिस इज हाउ इंडिजीन वाज स्टार्टेड। कंपनी 1998 के अंदर स्टार्ट हुई थी एंड टुडे इट कंटिन्यूज। आई थिंक अभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी हैं कंपनी के अंदर एंड फर्स्ट 2000 के अंदर इन्होंने एंड फैक्ट्री से जो एक बेसिकली छोटी सी ब्रिटिश वीसी फर्म है उससे इन्होंने ऑलमोस्ट $400,000 के आसपास रेज करे थे। एंड ऑल्सो अगेन बाद में वीसी फंडिंग करी थी कंपनी ने एंड आज भी आई थिंक जो प्रमोटर्स हैं तो कार्लाइल ग्रुप ने 2021 के अंदर $200 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट करे थे अलॉन्ग विद पार्क कैपिटल एंड 2024 के अंदर इस कंपनी का आईपीओ आया था। तो ये तो कंपनी की स्टोरी है। तो मैंने आपके साथ आईटी कंपनीज का मेंटल मॉडल शेयर करा था कि आईटी कंपनीज में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, वर्टिकल फोकस होना चाहिए एंड या तो उनके क्लाइंट्स बढ़ने होने चाहिए या फिर उनकी रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाता हूँ डिफरेंट क्या कंपनी में। तो कंपनी जो मेडिकल अफेयर्स और रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, जो प्री ड्रग अप्रूवल तक काम होते हैं, यानी जब ड्रग की डिस्कवरी होती है उसके ट्रायल्स होते हैं, तो यहाँ पे कंपनी काम करती है कि एफडीए की जो सबमिशन होती है, जब आप रेगुलेटर को सबमिशन देते हैं तो वहाँ पे कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगेन दिस रिक्वायर्स डोमेन एक्सपर्टीज। मेडिकल राइटिंग हो गया, यहाँ ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए यू रिक्वायर डोमेन एक्सपर्टीज टू डू दिस बिजनेस। सिमिलरली पोस्ट अप्रूवल जो कमर्शियल ऑपरेशंस है जिसमें मार्केटिंग एंड सेल्स आता है, तो देखिए मार्केटिंग एंड सेल्स तो मैंने आपको समझाया, बट मार्केटिंग एंड सेल्स इज एक्चुअली अ 30 to 40% ऑफ अ फार्मा कंपनीज टॉप लाइन कॉस्ट। So marketing and sales is even a higher cost than R&D for pharma companies. Now just to make you understand कि कितना important aspect है, बिकॉज ड्रग अगर अच्छा भी हो बट उसका मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाता अगर मार्केट में और कंप्लायंस मेंटेन नहीं हो पाती इवन इन मार्केटिंग, देन द ड्रग कैन एक्चुअली फेल और इट माइट बी स्लोअर टू टेक ऑफ. So this is the second important vertical and this is what makes it unique because they've worked with a lot of clients on this already. राइट, सो अगेन अगर हम बिजनेस के मेट्रिक्स देखें तो कंपनी का मोर देन 100% नेट रेवेन्यू रिटेंशन है। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर्स आर बीइंग रिटेन्ड, राइट, एंड साथ साथ नील इंटरप्राइज चर्न है, माने कोई भी कस्टमर ने इनको कभी लीव नहीं करा। मतलब ये लास्ट 3 years का डेटा जब से कंपनी लिस्ट हुई है तो नॉट इवन अ सिंगल ऑफ द कस्टमर हैज सॉर्ट ऑफ लेफ्ट देम एट द मोमेंट. And again, to think about the company, it's a revenue partner, not a cost partner, domain-led expertise and outcome-aligned commercial model है. So that is what the business is doing. अब हम देखते हैं मेंटल मॉडल्स की तरफ जो मैंने आपसे डिस्कस करे थे कि क्या कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे. तो FY22 में कंपनी के पास 28 क्लाइंट्स थे जो आज 53 क्लाइंट्स के आसपास हो चुके हैं, राइट. तो क्लाइंट्स हैव सॉर्ट ऑफ डबल्ड इन अ स्पैन ऑफ लाइक 3 to 4 फाइनेंशियल ईयर्स. देन सिमिलरली देखते हैं ये जो टॉप 20 क्लाइंट्स हैं उनसे 14% ग्रोथ आई है, टॉप 5 से 7% ग्रोथ आई है. एंड लाइक टॉप 3 आउट ऑफ द 5 कस्टमर्स आर मोर देन $25 million इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम. दैट इज ऑलमोस्ट 250 crore के लाइक टॉप लाइक जो आउट ऑफ टॉप 5 कस्टमर 3 कस्टमर्स ऐसे हो चुके हैं इनके लिए. एंड एक्टिव क्लाइंट्स कंपनी के अभी 71 चल रहे हैं. दिस इज द ग्रोइंग अकाउंट्स रेवेन्यू टियर, राइट. देखते हैं
कि अगर आप 1 to 10 मिलियन डॉलर वाले देखते हैं तो 23 से 43 हो चुके हैं। फिर 10 to 25 देखते हैं वो 2 से 7 हो चुके हैं। यहाँ अगर 25 मिलियन डॉलर प्लस देखते हैं तो 3 के 3 रह गए। तो हमें देखना क्लाइंट माइनिंग में ये नंबर कैसे बढ़ता है। बीच में 2 हो गया था 2025 में, वापस 3 हो गया कि कितने ये क्लाइंट्स बढ़ा पा रहे हैं। तो इन्होंने 45 एडिशनल क्लाइंट्स ऐड करे सिंस द ईयर ऑफ FY 22। नहीं तो क्लाइंट्स की भी पाइपलाइन कंपनी की इस टाइम पे बढ़ते जा रही है, राइट। सो एक्चुअली तो दिस इज क्योंकि कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी करी है, तो बायोफार्म नाम की भी कंपनी ले अक्वायर्ड अ कंपनी एंड दैट इज ऑल्सो देयर। तो टोटल एक्टिव क्लाइंट्स 91 है, बट क्लाइंट्स विद मोर देन $1 मिलियन इज 53 राइट नाउ, राइट। तो दैट इज देयर। तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स एडेड 45 के आसपास है। तो इफेक्टिवली लास्ट 4 ईयर्स में क्लाइंट का काउंट कंपनी ने डबल करा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी क्या एआई से डिसरप्ट होएगी या फिर कंपनी क्या एआई को यूज करके इनेबल करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अगेन डेटा दिखाऊंगा, क्योंकि हम मेंटल मॉडल की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं। तो जब हम प्योर आईटी जेन एआई देखते हैं तो अगेन यहाँ पे जो प्योर आईटी कंपनी है कम्पीट्स हेविली ऑन वॉल्यूम एंड लेबर आर्बिट्राज। इंडिजीन में प्रोप्राइटरी डेटा चाहिए बिकॉज 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। देन हाई रिस्क ऑफ एआई बिल्ड डिफ्लेशन हो सकता है बाकी नॉर्मल आईटी कंपनी में। यहाँ पे एजेंटिक एंड ह्यूमन इन द लूप वर्क फ्लोज है बिकॉज लाइक आपको रिकॉर्ड क्रिएशन चाहिए, कंटेंट क्रिएशन चाहिए एंड ऑल्सो आपकी प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय बढ़ रही है। बिकॉज आपको यहाँ पे क्या है कि इतने इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी ऑडिट्स के आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं कि एक ह्यूमन इन द लूप रहता ही रहता है। पर उस ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द जेन एआई टूल्स। Also, pure IT company lacks the depth required for FDA, EMA, that type of process जब आप US FDA के साथ फाइलिंग करते हैं ड्रग को अप्रूवल के लिए। यहाँ पे अगेन इंडिजीन पास डोमेन एक्सपर्टीज एंड साथ साथ आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है विच ऑल्सो डी रिस्क देम फ्रॉम अ हेड काउंट बेस्ड लाइक बिजनेस मॉडल। सो दिस इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट वर्टिकल्स में, चाहे कमर्शियल, मेडिकल अफेयर या रेगुलेटरी में देखते हैं तो कैसे एआई लगा के इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ रेगुलेटरी का एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली में 1 क्लिक सबमिशंस इन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो अगेन दिस इज लीडिंग टू 85% बेसिकली रिडक्शन इन टाइम विच इज टेकन टू डू अ रेगुलेटरी फाइलिंग। तो अगेन दैट इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि कैसे एआई यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने प्रोसेस में और क्लाइंट्स को वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि रेगुलेटरी में ये एआई एनेबल करके कैसे प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। सिमिलरली मेडिकल अफेयर्स में भी कर रहे हैं और कमर्शियल ऑपरेशन के अंदर भी कर रहे हैं इस टाइम पे। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन डेटा कि कंपनी का जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय या प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय है, तो पर एम्प्लॉय पहले $56,000 का रेवेन्यू कमाते थे 3 इयर्स अगो, विच हैज गॉन टू $75,000 नाउ। तो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज राइजिंग बिकॉज एज जेन एआई स्केल्स अक्रॉस डिलीवरी, तो इनकी सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसमें जैसे जैसे जेन एआई एम्बेड होते जाता है वैसे वैसे इनकी रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ते जा रही है, राइट। एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे केस स्टडीज दी हैं कि एक लार्ज फार्मा कस्टमर के लिए इन्होंने लाइक एजेंसी ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट करा था, को क्रिएटेड ब्रीफ्स एंड फाइनल कंटेंट इन रियल टाइम ओवर 3 डेज वर्सेस 3 मंथ्स। माने 3 डेज में कंपनी ने पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन कर दिया था फॉर अ लार्ज फार्मा कस्टमर, जो यूजुअली 3 मंथ लगता था पहले। नाउ दैट इज अ सिंपल एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज कि जेन एआई को यूज करके एफडीए सबमिशन इन्होंने एक अपने कस्टमर के लिए एक्सेलरेट करी थी। एंड ऑल्सो टॉप 5 फार्मा जो कस्टमर्स हैं वो आउटकम बेस्ड लाइक मैंडेट पे चले गए। So these are just examples of how companies using AI to enhance productivity rather than being disrupted by it. तो आपको यही याद रखना है जो हमने मेंटल मॉडल की बात करी थी। वर्टिकल फोकस कंपनी है, प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय बढ़ रही है, जेन एआई यूज करके कंपनी अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज ऐड कर पा रही है एंड आउटकम बेस्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है इंडिजीन का इस टाइम पे, राइट। तो FY 26 के फाइनेंशियल्स देखते हैं, ग्रोथ ट्रिगर्स देखते हैं, रिस्क देखते हैं, वैल्यूएशंस देखते हैं। तो FY 26 के अंदर कंपनी ने 18 न्यू क्लाइंट्स ऐड करें फ्रॉम 73 क्लाइंट्स टू 91 क्लाइंट्स नाउ। एंड ऑल्सो कंपनी का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 11.8% से बढ़ा है। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो दे ग्रू देयर रेवेन्यू बाय 23.6% इन इंडियन रुपी टर्म्स, वेरएज USD के अंदर 18.2 था। एंड अगर हम एडजस्टेड इबिटा देखते हैं कंपनी का तो ऑलमोस्ट 20.8% की एडजस्टेड इबिटा ग्रोथ थी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट कन्वर्जन 162% था। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज़्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कन्वर्जन हुई। कंपनी पास अभी 1538 करोड़ का कैश है इस टाइम पे। एंड ऑल्सो लाइक Q4 के अंदर कंपनी के रेवेन्यूज ग्रू बाय ऑलमोस्ट 32.8% बिकॉज देयर वाज ऑल्सो एक्विजिशन विच प्लेड अ रोल इन द ग्रोथ बम्प अप दैट दे आर सीइंग राइट नाउ। Right, so this is how the revenue scaling. So after 2 years of soft growth, FY 26 was the year when the revenue growth re-accelerated to 23.6%. So these are the things that are happening and cash flow generating business model है काफी,
राइट। और फाइनेंशियल हाइलाइट्स में देखते हैं तो अगेन लो ओवरऑल कस्टमर चर्न इज मिनिमल एक्चुअली में। तो नेट रेवेन्यू रिटेंशन इज 100% प्लस। तो एग्जिस्टिंग बेस एक्सपैंडेड एंड लाइक अगेन एंड एग्जिस्टिंग जो यूजर लाइक कस्टमर्स हैं वो मोर देन 5 कंसेक्यूटिव ईयर से स्पेंडिंग कर रहे हैं इनके साथ। एंड नील इंटरप्राइज चर्न है, तो सारे मार्की एक अकाउंट्स हैव बीन फुली रिटेन। सो दिस जस्ट शोज अस द पावर कि न्यू क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं, क्लाइंट माइनिंग कर रहे हैं, एंड ऑल्सो दे आर नॉट लूजिंग क्लाइंट्स, and also they're using Gen AI to basically deliver better IT services. Like so now just coming towards the risk growth and the valuation aspect of it, and also about the promoters जो मैंने आपके साथ बात करी, हम शेयर होल्डिंग भी देखेंगे। तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि ग्रोथ ट्रिगर्स देखता हूँ कंपनी के। तो पहला ग्रोथ ट्रिगर क्या आता है कंपनी में कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉई 10% के आसपास से कंपाउंड करे, तो अगेन आउटकम बेस्ड प्राइसिंग हो गई, तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सेकंड क्या है कि कंपनी का FY 26 के अंदर ईबिडा मार्जिन इम्पैक्टेड था, कम ईबिडा मार्जिन था, बट FY 27 से ईबिडा मार्जिन विल अगेन गो बैक टुवर्ड्स 18 to 20% मार्क, जो भी 16% आ गया, तो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकती है। एंड ऑल्सो जैसे जैसे कंपनी क्लाइंट्स को विन करते जाएगी, तो कंपनी का बिजनेस अपने आप ही ग्रो करते रहेगा। कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ की गाइडेंस 12% प्लस की है, along with let's see कि whether the company is able to sort of achieve higher growth or not on back of AI। तो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर डाल के भी देखेंगे कि 14-15% की अगर रेवेन्यू ग्रोथ देते हैं विद मार्जिन एक्सपेंडिंग, तो शायद से कंपनी की एब्सोल्यूट टर्म में 400 करोड़ का पैट 600 करोड़ जा सकते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में। यहाँ पे जो प्रमोटर है इस टाइम पे जो एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में, दैट इज मिस्टर मनीष गुप्ता। तो ही इज द चेयरमैन एंड द CEO। CFO सुहास प्रभु हैं। एंड यहाँ पे एक बार मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग भी दिखाता हूँ बिफोर आई गो टुवर्ड्स द रिस्क एंड द वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ इट। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो प्रमोटर्स में देखते हैं वैसे FIIs का स्टेक 10% है, DIS का 8% है, पब्लिक का 81% है, बट पब्लिक के अंदर बहुत सारी पी लाइक प्राइवेट इक्विटी एंड बेसिकली पब्लिक के अंदर जब यहाँ हम शेयर होल्डिंग ब्रेक डाउन करके देखते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर लाइक बिग स्टेक होल्डर्स हैं, तो जैसे आपको फिडेलिटी दिखेगा पी के अंदर, एंड ऑल्सो प्रमोटर होल्डिंग दिखेगी यहाँ पे, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड दिखेगा। तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे नियरली जो मनीष गुप्ता जो है उनका ऑलमोस्ट 9% के डेज के आसपास है। देन देयर इज अनदर बिग शेयर होल्डर, दैट इज अ फार ईस्ट PT, दिस इज अ प्राइवेट इक्विटी, दे ओन नियरली 22% ऑफ द कंपनी। तो promoter who's very active in the company holds nearly 9% stake at the moment, right? So again, IT companies में शेयर होल्डिंग कम रहती है, बट स्टिल इट्स अ प्रमोटर ड्रिवन कंपनी एंड इज देयर इन ऑल द कॉन्फ्रेंस कॉल्स। रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ही वाज आल्सो देयर, वेयर ही सेड कि फर्स्ट टाइम Q4 के अंदर दिस सरपास द 1000 करोड़ क्वार्टरली मार्क, राइट, एंड 3500 करोड़ फॉर द फुल ईयर, एंड प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इज इंप्रूविंग। रिस्क फैक्टर्स देखते हैं बिफोर आई गो टुवर्ड्स द वैल्यूएशन। पहला क्या है कि यार क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो टॉप 20 क्लाइंट्स इज क्लोज टू 70% ऑफ द सेल्स, तो कोई भी क्लाइंट लॉस होता है तो रिस्क फैक्टर है। FY 27 का जो लाइक ग्रोथ है अगेन डिपेंड करता है कि कंपनी ने अभी मार्जिन हिट ली थी बिकॉज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, एक वन ऑफ आए थे मार्जिन में Q4 में, तो क्या वो रिकवरी हो पाती है नहीं हो पाती। कंपनी ने कोई फॉर्मल गाइडेंस नहीं दी रेवेन्यू ग्रोथ की, तो इट्स अ शॉर्ट इन द डार्क, क्योंकि FY 26 के अंदर तो अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आ गई। देन टेक डिस्रप्शन हमें ट्रैक करते रहनी है कि क्या फार्मा कंपनीज इसको इन हाउस करती है, इस बिजनेस को नहीं करती। वैसे तो इनका थीसिस है कि नहीं होएगा, अभी तक तो प्रूफ यही लग रहा है, बट अगर हो गया तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक। कंपनी की जो मार्जिन रिकवरी की गाइडेंस है FY 27 में, वो बैक एंडेड है H2 के अंदर, तो ये हमें एक बार ट्रैक करना पड़ेगा वेदर इट इज देयर और नॉट। एंड अगेन फार्मा इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, बिकॉज फार्मा की भी आउटसोर्सिंग तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब पैटेंट क्लिफ आता है, राइट। सो अगेन वी हैव टू ट्रैक, तो लंपीनेस इन सम रेवेन्यू रह सकती है। पीछे जो बायोटेक्स है US के अंदर, वहाँ पे बहुत बड़ी डाउन साइकिल चल रही थी, तो बायोटेक्स बहुत ज़्यादा परसेंटेज और रेवेन्यूज नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स टू कंसिडर। अब मैं कंपनी के वैल्यूएशन मॉडल पे आता हूँ, जो मैंने एक एक्सेल पे एक ब्रीफ वैल्यूएशन मॉडल बनाया है, जो मैं एक बार देख सकते हैं कि बेसिकली व्हाट डज द वैल्यूएशन मॉडल से। तो यहाँ पे एक बार हम कंपनी का वैल्यूएशन मॉडल देखते हैं। तो मैंने FY 26 के अंदर 3510 करोड़ की रेवेन्यू ग्रोथ को नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 14-15% की रेवेन्यू ग्रोथ डाल के देखा, एंड EBITDA मार्जिन कंपनी का अज्यूम करा कि नॉर्मलाइज हो जाएगा, विल गो बैक टू FY 25। मैंने 19-20% नहीं लगाया, थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चला। एंड कंपनी का जो पैट बैठता है जो FY 26 में 401 करोड़ का था, दैट सीम्स टू बी नेक्स्ट ईयर पैट के अंदर 20-25% के आसपास ग्रोथ आ सकती है, एंड उसके नेक्स्ट ईयर 20% ग्रोथ आ सकती है। तो कंपनी कैन डू अ 606 करोड़ पैट, राइट, इन 2 years टाइम, विच इज लाइक अ 50% ग्रोथ ऑन नॉर्मलाइज मार्जिन बेसिस। देन कंपनी का आज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है, दैट इज क्लोज टू लाइक 12,600 करोड़। तो कंपनी ट्रेड्स एट अ 20-21 टाइम्स P रेशियो ऑन FY 28 बेसिस,
एंड अ 15 to 16 टाइम्स पी रेशियो FY 29 बेसिस। तो यूनिक आईटी कंपनीज को अगर 25-30 टाइम्स का पी मल्टीपल मिलता है तो दैट कुड बी योर अपसाइड। आई हैव गिवन यू इनफ हिंट्स अबाउट द वैल्यूएशन। नाउ इट्स योर जॉब टू गो डू द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी, एंड नाउ दैट यू हैव लर्नड अबाउट द कंपनी, होपफुली यू अंडरस्टैंड कि कैसे इंडिजीन एक डिफरेंट बिजनेस है वर्सेस द अदर आईटी कंपनीज व्हिच एग्जिस्ट एट द मोमेंट। विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। पहले हमने सीखा यार मेंटल मॉडल के आईटी सर्विसेज कंपनीज को असेस करने का, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपनी कौन सी होती है, रेगुलेटेड इंडस्ट्री, नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री, रेवेन्यू मॉडल्स के आजकल आईटी कंपनीज के, एंड देन वी डिस्कस अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ आईटी कंपनीज व्हिच माइट मतलब अगेन very early to say which might be using AI to improve their productivity. Then we talked about कि इंडिजीन का बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस करा कि कंपनी बनी कैसे, प्रमोटर्स कौन है, बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, किस इंडस्ट्री को केटर करती है, एंड हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग राइट नाउ, कंपनी ने क्या क्या एक्विजिशंस करी है, एंड फाइनली हमने कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रिस्क फैक्टर्स एंड वैल्यूएशन को डिस्कस करा। So this was in a nutshell the business analysis of Indegene, and this business analysis was purely done to teach you कि IT सेक्टर के बारे में अभी आप कैसे सोच सकते हैं। With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. जय हिंद।